गुरुजी हमें गुरुजी ने एक बार मेरे हस्बैंड को बुला के कहा था कि ये जो संगत है यही आपका गुरु परिवार है, और तब से हम मानते हैं कि गुरुजी की पूरी संगत हमारा परिवार है। मैं 2004 में गुरुजी से जुड़ी थी। सबसे पहले मैं गुरुजी को थैंक्स करने आई थी क्योंकि मैं एक बहुत बड़े क्राइसिस से निकली थी, और वो क्राइसिस मेरे लिए मेजर क्राइसिस था, लेकिन वो क्राइसिस रहा नहीं क्योंकि उसमें से गुरुजी ने मुझे ऐसे निकाल दिया कि कुछ अब पता ही नहीं वो कैसे वो समय भी निकल गया। तो मैं गुरुजी को थैंक्स करने आई थी। तो सबसे पहले मैं आपसे वो शेयर करूंगी कि वो कौन सा क्राइसिस था जब मैं गुरुजी के पास आई। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, तो उनकी पोस्टिंग दिल्ली से बाहर थी, तो हम लोग रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली आते थे। बल्कि मेरा स्लिप डिस्क हो गया था, उसके चेकअप के लिए हम दिल्ली आए। तो हमने सारे टेस्ट वगैरह करवाए हमने। तो उसमें जब मेरा मेमोग्राम हो रहा था तो मेरी जो रेडियोलॉजिस्ट थी वो बहुत वरिड लग रही थी, और वो ये इतनी पुरानी बात है 2004 की, लेकिन मुझे अभी भी उनका विविड याद है फेस कि वो बहुत वरिड लग रही थी। तो मैंने उनकी तरफ देख के कहा कि मिसेस हांडा, यू लुक वेरी वरिड। तो उन्होंने जवाब दिया, यस आई एम वेरी वरिड, और आपका मेमोग्राम ठीक नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि आपका गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट मैं करवा देती हूँ और आप उनसे मिल लीजिए। तो मैंने कहा मेरी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट है और मैं उनको बहुत मानती हूँ, तो मैं जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लूंगी। तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया और मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंची। तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट, जिनको मैं बहुत मानती थी, तो उन्होंने मेरा मेमोग्राम देखा और उन्होंने कहा कि आभा, तुम बहुत ठीक टाइम से आ गई, 3 months would have been late for you। अब तो मैं उनको बहुत मानती थी, और आप लोग सोच नहीं सकते, तब तो मैं आई वॉज मच यंगर ऑल्सो, तो आई वॉज सो मच यंगर। तो मैं इतनी वरिड हो गई, मुझे अभी तक याद है कि मेरा ब्रदर मुझे लेके गया था और मैं कार में बैठ के 1 घंटे तक आई जस्ट केप्ट ऑन सॉबिंग। उसके बाद फिर मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि मैंने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले लिया है और तुम मंडे को वहां पहुंच जाना। अब वो पूरा वीकेंड कैसे निकला है आप लोग सोच ही नहीं सकते। गुरुजी को तब तक हम नहीं जानते थे, हम लोग बस दिल्ली आए थे अपने टेस्ट कराने के लिए। तो जब हम गुरुजी के यहाँ जाने के लिए निकले तो मेरी नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस गीता माथुर, वो गुरुजी की संगत से जुड़ी हुई थी, वो अपने गेट पे खड़ी हुई थी। तो उन्होंने हमें कुछ इशारा करके बुलाया, उन्हें लगा अच्छा ये लोग दिल्ली आए हुए हैं, तो उन्होंने बुलाया। तो हम लोग वैसे तो होता है कि हम वेव करके निकल जाते, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों हमने एकदम से कार मोड़ ली और हम उनके गेट पे चले गए। तो मैं उतरी उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली रोने लगी उनसे मिलके। I was much younger also at that time। तो उन्होंने कहा बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे गुरुजी हैं, बस तुमको देख लेना, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी और कहाँ चली जाएगी। और उन्होंने गुरुजी की फोटो मेरे हाथ में दे दी। गुरुजी की फोटो देख के ही पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फोटो अपने हाथ में पकड़ ली बहुत अच्छी तरह से, और मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल पहुंच गई। अब वहां पे उन्होंने जाते ही सबसे पहले हमारा फर्स्ट टेस्ट किया, तो मैं उसका रिजल्ट इमीडिएटली आ जाता है। तो मैं काफी दूर खड़ी हुई सुन रही थी, तो मैं इतनी कन्विंस थी कि मेरा सब कुछ मैलिग्नेंसी ही है। तो वो मुझे लगा वो डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये आपकी वाइफ, मेरे हस्बैंड से कह रहे हैं कि ये मैलिग्नेंसी है। तो मैं उधर मुड़ करके खड़ी हो गई, तो फिर मेरे हस्बैंड आए पीछे से, उन्होंने कहा अब फर्स्ट टेस्ट तो तुम्हारा बिल्कुल नॉर्मल है, अब तुम्हें सेकंड टेस्ट के लिए जाना है। तो मैं दूसरे टेस्ट के लिए फिर गई, तो वहां पे उन्होंने मेरा मेमोग्राम फिर से किया। अब जब उन्होंने मेमोग्राम किया तो आई कुड ओवरहियर बोथ द डॉक्टर्स टॉकिंग टू ईच अदर कि अरे मिसेस हांडा का ये मेमोग्राम है
और आपका और हमारा ये है, और आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। सारे मेरे टेस्ट नॉर्मल आए, लेकिन शाम को हमें डॉक्टर्स ने बताया, ये सारा एक ही दिन में हो गया। फिर शाम को डॉक्टर्स ने बताया कि 2 डॉक्टर्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है, और वो कह रहे हैं कि सीनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि सर्जरी हम करेंगे। तो मैं तो बहुत वर्रिड थी। खैर, उन्होंने अगले दिन सर्जरी मेरी करी, जो भी निकाला कुछ पार्ट। और उस समय मुझे ये पता है कि उन्होंने गुरुजी की फोटो एक टेप से मेरे यहाँ पे लगा दी थी। फिर उसके बाद बस मुझे इतना ही याद है कि जनरल एनेस्थीसिया से मेरी आंख खुली, और मेरे हस्बैंड की सिस्टर मुझसे कह रही है कि आभा सब कुछ ठीक था, डॉक्टर्स कह रहे हैं उन्होंने पूरा खोल कर देखा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक था। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने उनको देख के थैंक्स किया मन ही मन में। लेकिन ये होता है ना कि डॉक्टर्स भी क्यों सर्जरी की, उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम 1 महीने बाद आपको फाइनल रिजल्ट देंगे। अब ये 1 महीना भी मेरे लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक निकला। फिर 1 महीने बाद उन्होंने बताया कि प्री कैंसरस भी नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक है। तब मैंने सोचा कि मुझे अपनी नेबर को जाके बताना चाहिए। तो हम लोग गुवाहाटी से फिर दिल्ली आए, जहां हम लोग पोस्टेड थे, दिल्ली आए। मैं अपनी नेबर के पास गई, तो मेरी नेबर ने कहा कि आभा, तुम जाके यहाँ ये एड्रेस है, और तुम जाके गुरुजी को थैंक्स करके आओ, यही कस्टम है। तो हम लोग, गुरुजी एम्पायर एस्टेट में रहते थे तब, तो हम लोग पहली बार एम्पायर एस्टेट आए। और मैं घुसी हूँ एम्पायर स्टेट में, ना गुरुजी मुझे जानते हैं ना कुछ, उनको कुछ भी नहीं हमें पता। और मैं जैसे ही घुसी तो गुरुजी ने कहा, देखा मैंने तुझको फोटो से ही ठीक कर दिया। और मैं तो बिल्कुल हैरान, मैंने कहा रे। खैर, हम गुरुजी की संगत में बैठ गए। गुरुजी की संगत में बैठ के इतना अच्छा लगता था, साक्षात सामने गुरुजी बैठे होते थे, और भजन चल रहे होते थे, शब्द चल रहे होते थे। हम लोग पहले शब्द सुनते थे, और गुरुजी का इतना तेजस्वी स्वरूप था कि हम लोग उसी को देखते हुए पता ही नहीं चलता था कि कब 1 घंटा निकल गया शब्द का। फिर लंगर किया जाता था, और लंगर 4 लोग शेयर करते थे, बिल्कुल साधारण खाना होता था। और लंगर के बाद हम लोग गुरुजी के चारों तरफ बैठ जाते थे। फिर धीरे धीरे गुरुजी खुद ही आज्ञा देते रहते थे कि अब तुम चले जाओ, अब तुम चले जाओ। और किसी को कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करनी होती थी तो वो गुरुजी के पास बैठ जाता था, और हम लोग फिर धीरे से गुरुजी को अपनी बात बताते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी ने हमारी बात ही नहीं सुनी, पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी। लेकिन फिर उसका जब समस्या का समाधान हो जाता था तो हम लोग को लगता था, अरे गुरुजी ने तो ये बात हमारी सुन ली थी। और वो मेरे साथ एक बार ऐसे ही हुआ, मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने कहा गुरुजी का, मैंने जब मत्था टेका चलते टाइम, मैंने कहा गुरुजी मुझको सर्जरी नहीं चाहिए। मुझे लगा गुरुजी ने सुना ही नहीं, बिल्कुल अनदेखा कर दिया, कुछ नहीं कहा गुरुजी ने। उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अपने आप। अगले दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अपने आप ही। तो अब उस बात को 15 दिन निकल गए थे, और मैं भूल भी चुकी थी कि मुझे ये प्रॉब्लम भी थी। तो गुरुजी ने उस दिन कहा कि जो लोग बीमार लोग हैं वो 1 सेकंड लंगर और करेंगे। तब तक मैं तो वो प्रॉब्लम भूल ही चुकी थी, तो मैं उठी नहीं सेकंड लंगर के लिए। तो गुरुजी ने मेरी तरफ मुड़ के और मुझे देख के कहा, और बिल्कुल इंग्लिश में, चेस्ट इंग्लिश में, कि चलो दोबारा लंगर करो, तुमको ये प्रॉब्लम थी या नहीं थी। मैं तो बिल्कुल ही हैरान रह गई। फिर मैंने जाके गुरुजी का लंगर किया। तो गुरुजी के, जब हम लोग गुरुजी के उसमें बैठते थे दरबार में, इतना अच्छा लगता था। मुझे याद है एक मेजर जनरल थे, उनकी वाइफ और मैं, एक बार हम कॉन्वर्सेशन याद है, वो कहती थी कि ऐसा लगता था हम किसी मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल मस्ती, और हम लोग इतने खुश रहते थे, इतनी इतनी प्रसन्नता हम लोगों के मन में होती थी।
वो कहते हैं ना कि जैसे आपके पैर में कांटा लग जाए तब पैर का पता लगता है, या सिर में दर्द हो तब सिर का पता लगता है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपको कुछ शरीर का पता ही नहीं लगता, बस आप खुश रहते हैं और आपका चेहरा खिला खिला रहता है। तो इसी तरह पूरी संगत ऐसे ही लगती थी और हम लोग को इतना अच्छा लगता था, और रोज ही हम लोग के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। एक बार मैंने ऐसे ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं कल नहीं आऊंगी। गुरुजी ने कहा अच्छा तुम कल आना, अब आज चली जाओ। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं कल नहीं आऊंगी, मैं मेरठ जा रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा अच्छा अच्छा मेरठ वाले चाचा क्या जा रही हो? और मेरे चाचा ही रहते हैं मेरठ में। मैं तो बड़ी हैरान, मैंने कहा अरे गुरु जी को कैसे पता? लेकिन वो अंतर्यामी थे, तब तक हम लोग इतना समझते नहीं थे, और सामने वो अपने स्वरूप में थे, मतलब वो ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में थे। तो ये छोटी छोटी बातें होती थी। एक बार उन्होंने ऐसे ही मेरे हस्बैंड को देख के कहा अच्छा तुम अकबर रोड के ऑफिस में शिफ्ट हो गए? मेरे हस्बैंड को बहुत ही हैरानी हुई। विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन वो मोतीलाल नेहरू मार्ग पे थे, और किसी को भी नहीं पता था कि अकबर रोड पे वो शिफ्ट हो गए। तो गुरु जी ये सब चीजें देख लेते थे, और पता नहीं कैसे बस वो ऐसे पूछते थे, और सब बिल्कुल अंतर्यामी थे, वो सब समझते थे। उसी समय इतने सारे सत्संग हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कितना शेयर करूं, लेकिन मुझसे कहा गया है कि आप शेयर करिए, अच्छा लगता है नई संगत को। हालांकि नई पुरानी संगत कुछ नहीं होती, लेकिन जो लोग गुरु जी के साथ रहे हैं उनकी बातें सुन के अच्छा लगता है। तो आंटी वी हैव एम्पल टाइम, नो टाइम लिमिट। ये आपने कहा, तो इसीलिए फिर मैं जो गुरु जी के साथ हम लोग की बातें होती थी, जैसे होता था वो मैं बता रही हूँ। तो उसी समय मेरा बेटा अमेरिका में एक अंडर ग्रेड करके एक स्कूल से, लिबरल आर्ट्स कॉलेज से निकला था, और कहीं इंटर्नशिप कर रहा था। मतलब कोई खास ऐसा रिमार्केबल कोई ऐसी वो नहीं थी कंपनी जहां पे वो इंटर्नशिप कर रहा था। उसका मन था IMF ज्वाइन करने का, तो वो आया हुआ भी था, उसने कहा मैं IMF ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैं गुरुजी के पास गई, मेरे हस्बैंड भी थे, हम दोनों बैठे। तो हमने ऐसे गुरुजी के पास जाके बैठ के कहा कि गुरुजी ये ऋतुराज है उसका नाम, ऋतुराज IMF ज्वाइन करना चाहता है और कॉल नहीं आई है अभी तक, उसने अप्लाई तो किया है। तो गुरुजी का कोई बात नहीं, कल इसको लेके आना, मैं इसको ओम पहनाना चाहता हूँ। तो अगले दिन हम लोग लेके गए उसको, और गुरुजी ने, चांदी का एक छोटा सा ओम था, तो गुरुजी ने उसको ब्लेस करके पहनाया। और पहनाते समय गुरुजी ने कहा कि जा मैंने तेरा कल्याण कर दिया और 51वें दिन सब ठीक हो जाएगा। खैर वो ओम वो आज तक पहने हुए है और बराबर बहुत श्रद्धा से पहने रहता है। तो तब की मैं बात बता रही हूँ। तो उसका फिर कुछ दिनों बाद IMF से उसकी कॉल आई, तो मैंने उससे ऐसे कहा, और एक हफ्ते में उसका सिलेक्शन हो गया IMF में। तो मैंने उससे कहा कि ऋतुराज थोड़ा कैलकुलेट करो कि आज कौन सा दिन है तुम्हारा। तो उसने कैलकुलेट किया, तो वो 51st डे उसकी कॉल आई IMF से, और विद इन अ वीक उसका सिलेक्शन हो गया, वो IMF उसने ज्वाइन भी कर लिया। उसके बाद बड़े अच्छे बिजनेस स्कूल से उसने MBA किया, और गुरुजी बहुत कल्याण करते हैं, उन्होंने कहा ही था कि जा मैंने तेरा कल्याण कर दिया। तो इस तरह से इतने प्रसंग हैं कि हम आपको बता ही नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम इतने मतलब गुरुजी का हम क्या बताएं। लेकिन उनकी जो हम उनके सामने बैठते थे तो जो बातें होती थी वो कुछ कुछ, एक तो देखिए गुरुजी रिचुअल्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, किसी तरह का वो कोई उपदेश हमें नहीं देते थे, किसी तरह का आज तक कोई उन्होंने लेक्चर हमें नहीं दिया, किसी तरह की कोई बात नहीं बताई कि ये मत करो वो मत करो, ये मत खाओ वो मत खाओ। बल्कि एक बार तो बहुत ही हैरानी हुई, हम लोग तो वैसे बिल्कुल नॉन ड्रिंकर थे, पर मेरे हस्बैंड की फॉरेन पोस्टिंग हुई तो हम लोगों ने रेड वाइन वहां पे लेनी शुरू कर दी, तो हम लोग धीरे धीरे रेड वाइन बस लेने लगे थे। ये बहुत पुरानी बात है, अब तो सभी लेते हैं। तो हम लोग गुरुजी के साथ कहीं गए, गुरुजी कहीं चंडीगढ़ हम लोग एक शादी में ले गए। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बुला के कहा
कि जाओ रेड वाइन लो तुम जाके, और आभा आंटी को भी रेड वाइन दो। और एक हमारे दोस्त थे जो कि विस्की पीते थे, वो तो गुरुजी ने कहा कि तुम और आभा आंटी रेड वाइन लो और उनको कहो कि उनको वो विस्की लें। अब हम लोग हैरान, गुरुजी को कैसे पता कि हम लोग रेड वाइन ही पीते हैं, विस्की बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो ये सब बातें गुरुजी को पता होती थी, और गुरुजी इतना ध्यान रखते थे अपनी संगत का, उनका इतना तेजस्वी चेहरा। हम लोग को याद है, हम लोग जब चंडीगढ़ से लौट रहे थे, रास्ते में एक ढाबे में रुक के खाना खिलाया, तो पर्सनली गुरुजी हर एक के पास गए, देखा कि सब खाना ठीक से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। छोटी से छोटी बात का गुरुजी ध्यान रखते थे। किसी तरह से वो कोई भी कुछ भी आप पे इम्पोज नहीं करते थे। इतना ऐसा वातावरण रहता था, ऐसा माहौल रहता था गुरुजी की संगत में कि बस हंसी खुशी, और गुरुजी हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर आल्सो, तो उनकी वो बातें भी इतनी अच्छी होती थी। लेकिन गुरुजी ने फिर समाधि ले ली, और हम लोग को, लेकिन हमें कभी भी नहीं लगा, हम तो अगले ही दिन से बड़े मंदिर गए, हमें कभी नहीं लगा कि गुरुजी वहां पे हैं नहीं। तो शुरू में धीरे धीरे टाइम लगा, लेकिन गुरुजी ने अपने आप ही ऐसा कर दिया कि बिल्कुल मैं बड़े मंदिर गई गुरुजी की समाधि लेने के बाद। तो मैंने वहां बड़े मंदिर में बिल्कुल डार्क स्काई के अगेंस्ट एक सिल्वर कलर का ओम देखा। तो मैं एक शिव जी की रामचरितमानस में अर्चना है, निरंकारम ओंकार मूलम तुरीयम, आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा, गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम। तो मैं शिव जी को निरंकार रूप में बहुत प्रार्थना करती हूँ, निरंकारम ओंकार मूलम तुरीयम। तो मुझे गुरु जी ने अपने मंदिर में एक ओंकार के रूप में दर्शन दिए, एक ओम, बहुत ही सुंदर बिल्कुल अद्भुत ओम मेरी आंखों के आगे आया स्काई में, थोड़ी देर रहा और फिर वो चला गया। तो अब वो ओम या फिर वो डिवाइन लाइट वो हमेशा मेरे साथ रहती है। कैसी भी बात हो, कुछ भी हो रहा हो, प्रॉब्लम हो, तो वो डिवाइन लाइट समहाउ मेरे साथ हमेशा रहती है। तो गुरुजी की एक तो सगुण भक्ति है जो हम लोग करते हैं, गुरुजी के स्वरूप की पूजा करना, उनको फूल चढ़ाने, लंगर प्रसाद लगाना। एक है कि निराकार भक्ति है, और वो निराकार भक्ति भी गुरुजी ने, निर्गुण भक्ति जिसे कहते हैं, वो भी मेरी करा दी। और जब हम लोग शुरू में थे तो हम लोग, गुरुजी का क्या है कि धीरे धीरे बिना किसी लेक्चर दिए, बिना किसी उपदेश दिए, वो आपको धीरे धीरे बहुत बहुत आप में परिवर्तन ले आते हैं। शुरू में हम लोग ये छोटे छोटे देखते थे, ये मिरेकल हुआ, वो मिरेकल हुआ, लेकिन नहीं, जो असली चीज है, गुरुजी आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, असत्य से सत्य की तरफ ले जाते हैं। गुरुजी हमें एक दूसरा ही वो है ना, जैसे असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, तो वो हमें एक ऐसे ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, हमारी अज्ञानता दूर कर देते हैं। तो धीरे धीरे हमें ये परिवर्तन आने लगता है कि हमें अब ये नहीं लगता कि अरे ये मिरेकल हो गया, वो मिरेकल हो गया, वो हमें अब बैकग्राउंड में लगने लगा कि हाँ ये तो है ही। और गुरुजी आपको बहुत अच्छा इंसान में धीरे धीरे परिवर्तन आता चला जाता है। जैसे कि 2004 में हम जुड़े थे और अब 2023 हो रहा है, तो हमारी जर्नी गुरुजी के साथ बहुत हो गई है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा खैर मैं आप लोगों के साथ कुछ कॉन्क्रीट सत्संग भी शेयर करूंगी। तो मेरे हस्बैंड से गुरुजी ने एक बार कहा कि चल मैं तेरी न्यूयॉर्क पोस्टिंग करवा दूं। तो तब हम लोग तो गुरुजी के साथ बैठे रहते थे, मजाक करते रहते थे, तो हमने ऐसा कुछ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी अब मैं सीनियर हो गया हूँ, अब मेरी फॉरेन पोस्टिंग नहीं होती है, एक लेवल तक होती है, फिर सेक्रेटरी लेवल पे आके आपकी बाहर पोस्टिंग नहीं होती है। खैर वो बात आई गई हो गई और बात खत्म हो गई। अब मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट से 15 दिन पहले मेरे हस्बैंड के पास आया एक वो कि आपका यूएन में सिलेक्शन हो गया। अब यूएन का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क ही है, ये तो हम सबको पता है।
तो ऐसा ऐसा शायद पहला ही कुछ होगा इंसिडेंट कि किसी ऑफिसर का ऐसे रिटायरमेंट से 15 दिन पहले ही यूएन में सिलेक्शन हो गया हो। तो अब मेरे हस्बैंड को यूएन जाने की जल्दी थी और हम लोगों के पास सरकारी बंगले के अलावा प्राइवेट घर रेजिडेंस नहीं था जहां हम रह सकते हो। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी घर देखने शुरू किए। अगर उनकी नहीं होती ना पोस्टिंग तो 8 महीने तक हम सरकारी घर रख सकते हैं, आराम से हम देखते घर। अब हमने 100 घर तो देखे होंगे, कहीं भी बात नहीं बनती थी। फिर जाने के दिन आ रहे थे और हम लोग बहुत परेशान, मतलब थोड़ा स्ट्रेस में थे। तो एकदम से एम्पायर एक प्रॉपर्टी डीलर की कॉल आई कि एम्पायर स्टेट में एक घर खाली है। और हम लोग तो गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में आते ही थे और हमको बहुत अच्छा भी लगता था। और मेरे हस्बैंड जब यहाँ वॉक करते थे कहते थे एम्पायर स्टेट कितनी अच्छी कॉलोनी है, बहुत शांति है यहाँ, यहाँ की फीलिंग एक अलग है। तो हम लोग आए तो हमें जो उन्होंने हमें घर दिखाया तो हमें बहुत ही पसंद आया, लेकिन हमारे बजट से बहुत आगे था। तो मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, हमने कहा चलो मंदिर, छोटे मंदिर में माथा टेकते हुए हम लोग चले जाते हैं। तो मैं जब माथा टेक रही थी तो मैंने कहा कि गुरुजी घर तो बहुत अच्छा है लेकिन चलिए हमारे बजट से बहुत बाहर है, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग यकीन करिए कि ऐसी कुछ कुछ सिचुएशन हुई कि वो घर अगले ही दिन अपने ही बजट में हमने खरीद लिया। अब मैं डिटेल्स में जाऊंगी तो फिर वो बहुत प्रसंग लंबा हो जाता है। तो अब हम लोग फिर हम शिफ्ट हो गए यहाँ। तो हम लोग अब एम्पायर स्टेट में ही रहते हैं जहाँ पे गुरुजी रहते थे। तो इतना अच्छा लगता है एम्पायर स्टेट में रहने में, क्योंकि जहाँ गुरुजी रहते उसकी जो वो घर जो है सुधा आंटी का है। तो सुधा आंटी ने पूरा घर समर्पित गुरुजी के लिए किया है, वो छोटा मंदिर कहलाता है। तो वहां पे जहाँ गुरुजी का बेडरूम था वहां उनके सारे कपड़े रखे हुए हैं, और जहाँ पे गुरुजी का दरबार लगता था वहां उनकी फोटो लगी हुई है, और दिया जलता रहता है 24 घंटे, और वहां पे शबद भी चलते रहते हैं। सारे फेस्टिवल्स वहां मनाए जाते हैं और हर मंडे को वहां लंगर भी होता है। तो इतना अच्छा लगता है हमको एम्पायर स्टेट में रहने में। लगता है कि जैसे कि पूरी लाइफ ही एक फेस्टिवल है। बैसाखी मनाई जाएगी, इतने धूमधाम से मनाई जाएगी, शिवरात्रि मनती है और इतनी सजावट होती है, इतना म्यूजिक का प्रोग्राम होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो गुरुजी ने इस तरह से हमें एम्पायर स्टेट में ही बुला लिया अपने पास, और गुरुजी के इतने प्रसन्न हैं। एक मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि वो कहते हैं ना कि भगवान तो माउंटेन को भी हिला देते हैं, तो हमारे लिए गुरुजी ने वही किया। हमारा मसूरी में घर, एक तो पहली बार बैन था वहां, कंस्ट्रक्शन बैन था। तो गुरुजी ने एक बहुत ही छोटी विंडो थी मिली, उसमें जब कंस्ट्रक्शन ओपन हुआ बस 2 ही घर बन पाए, एक उसमें हमारा घर था। अब फुली बैंड है, एक से जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट कोशिश कर करके थक गए, उनको परमिशन नहीं मिल रही है। हमारे घर का जो घर बना मसूरी में पहाड़ में, तो उसमें गैराज की जगह नहीं निकल रही थी, पहाड़ था और ऊपर बन गया घर। और मेरा बहुत मन था क्योंकि मसूरी में कभी बर्फ गिर रही है, कभी बारिशें हो रही हैं, पहाड़ी है। मैंने कहा बिना गैराज के हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये सब हो ही रहा था, तो एक दिन फोन आया हमारे कॉन्ट्रैक्टर का, और हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैम आपकी प्रॉपर्टी पे लैंडस्लाइड हो गया है। अब मैंने कहा अरे ये क्या कह रहे हैं आप। तो कहा लेकिन ये तो आपके लिए बहुत बड़ा एक बून है, क्योंकि जहां पे आप गैराज चाह रही थी बस उतने ही हिस्सा माउंटेन अलग हो गया है। और हकीकत में यही हुआ कि उतना ही माउंटेन का पत्थर अलग हो गया, और वहां पे हमने गैराज बना लिया। तो अब आज हम उस गैराज में हमारी आसानी से हमारी गाड़ी वहां पार्क हो जाती है, फॉर्च्यूनर काफी बड़ी गाड़ी है, और उसी गैराज जो पहाड़ गिरा उसी के पत्थर से गैराज का वो पूरा बन गया, और इतना सुंदर घर गुरुजी ने हमारा बनवा दिया। तो गुरुजी के तो इतने हैं प्रसंग, इतने प्रसंग हैं कि कहाँ तक बताए जाएं। लेकिन मैं अभी बिल्कुल ही हाल का एक प्रसंग आपको सुना देती हूँ
जो अभी एक पिछले महीने हुआ है। आप लोगों ने सीमा मेहरा आंटी का नाम सुना होगा, बहुत बहुत पुरानी गुरुजी की संगत है वो। मैं उनका नाम ही लेके बता रही हूँ, हालांकि मैंने उनकी परमिशन तो नहीं ली है, लेकिन क्योंकि वो वाइडली शेयर कर चुकी हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। तो सीमा आंटी रेगुलरली आती है, सीमा मेहरा आंटी। तो नारंग अंकल हैं, वो भी एक गुरुजी के बहुत पुराने उसके हैं, संगत के हैं। तो सीमा आंटी कभी कभी नारंग अंकल को फोन कर लेती हैं, ऐसी संगत के मेंबर हैं वो। तो उस दिन उन्होंने नारंग अंकल को फोन किया, तो नारंग अंकल ने फोन उठाया नहीं। नारंग अंकल का बेटा है अमन। तो सीमा आंटी ने पता नहीं कब भी अमन को फोन नहीं किया, अब यंगस्टर से वो क्या बात करें, तो उन्होंने अमन को फोन कर दिया। तो अमन ने कहा कि आंटी मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था आपसे ये शेयर करने में, और लेकिन अब आपका फोन आ गया है तो मुझे लग रहा है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने ये देखा सपने में कि आप गुरुजी की संगत में बैठी हुई हैं और लोग आपसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी ब्रेस्ट सर्जरी ठीक हो गई कि नहीं हुई। ये मैंने सपना देखा है, लेकिन मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं किया था। अब आज आपकी कॉल आ गई आंटी, तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब सीमा घर आ गई और पहले तो उन्होंने इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि क्या अमन को ये ड्रीम आया है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाके मैमोग्राम कराना चाहिए। तो फिर वो मैमोग्राम कराने के लिए गई, तो वहां पे उनकी एक्चुअली मैलिग्नेंसी निकली और बहुत ही डीप सीटेड थी, शुरुआत थी। फिर उनकी सर्जरी हो गई है, अब बिल्कुल ठीक है और कोई उनको देख के कह नहीं सकता कि उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम है, कुछ है। और रोज आती हैं, हर मंडे को हमारे सत्संग में आती हैं। तो इस तरह से गुरुजी अपनी संगत को हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी दीपश्री ने कहा कि भैया ओम पहनता है, और मुझे भी गुरुजी ने पेंडेंट अपने हाथ से ब्लेस करके दिया था, जो कि मैं हमेशा, गुरुजी ने अपने हाथ से ब्लेस करके दिया था, वो मैं हमेशा ही पहनती हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी दिया है, मुझे कुछ नहीं दिया। इसने ये बात मुझसे कही, अपने फादर से भी नहीं कही, और ये मैंने अपने हस्बैंड से शेयर भी नहीं किया। तो अगले दिन मेरे हस्बैंड एक ब्रेसलेट लेके आए गुरुजी का, और उन्होंने कहा कि मंदिर के बाहर कोई आया और उसने कहा कि ये ब्रेसलेट आपकी बेटी के लिए है, तो ये तुम दीपश्री को दे देना। तो हम भी हैरान रह गए कि अरे कल ही तो इसने ये कहा था, और देखो आज इसको ब्रेसलेट मिल गया। तो इस तरह से प्रसंग तो बहुत हैं, और उनको शेयर करते चले जाओ, रोज ही एक होता है। लेकिन हम लोग की अब गुरुजी के साथ जर्नी बहुत लंबी हो गई है, और गुरुजी ने हम लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर दिया है। मैं अगर सोचूं, मैं तब जो थी और अब जो हूँ, अब मैं एक बिल्कुल ही फर्क हूँ। और गुरुजी ने कुछ ऐसा बता दिया है कि एक डिवाइन लाइट है जो ओम के रूप में मैंने देखा, वही डिवाइन लाइट तुम हर एक में देखो, किसी की निंदा मत करो, हर एक की सहायता करो। और गुरुजी ये कहते भी थे कि अगर किसी की भी आप निंदा कर रहे हैं तो आपके कर्म खराब हो रहे हैं और उस आदमी के कर्म कट रहे हैं। तो ये भी हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि कोशिश करें, बहुत सीरियस कोशिश, कि किसी को भी ऐसे जज ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि हम लोग कौन होते हैं। ना तो हम लोग को किसी चीज का अहंकार होना चाहिए, किसी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए। सब गुरुजी का दिया हुआ है और सभी उनकी कृपा है। तो इस तरह से मैंने बहुत सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आप लोग भी थोड़ा आंख बंद करके ध्यान करिए कि साक्षात गुरुजी के दरबार में ही आप बैठे हुए हैं, और जैसे उनकी कृपा आप लोगों पे बरस रही है। जय गुरु जी की।